इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी शोध का अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि रिसर्च किसे कहते हैं, यानी शोध किसे कहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध की अगर बात करें तो वैज्ञानिक शोध एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस का। और ये हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस किस चीज के बारे में है? अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमिना। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। सिस्टमैटिक यानी कि ये एक क्रमबद्ध तरीका है, एक नियमबद्ध तरीका है जिससे हम कोई कार्य करते हैं। कंट्रोल्ड तरीका होता है ये, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित चीजों में नियंत्रण करके कुछ कंडीशंस के ऊपर हम शोध करते हैं। ये एम्पेरिकल तरीका भी है। एम्पेरिकल क्या होता है? यानी अनुभवजन्य, यानी ये थ्योरेटिकल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। ये हम अपने अवलोकन के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, या कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है, तो ये अनुभव जनित जानकारी जो होती है, एक अनुभव जनित प्रक्रिया है ज्ञान को प्राप्त करने की। और साथ ही क्या कह रहा है कि क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे हम क्रिटिकली चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी खोज करते हैं, यानी एक गंभीर आलोचनात्मक रवैया रखते हुए अपने ही जो चीजें हम अध्ययन कर रहे हैं उनको शक के दायरे में रखते हुए उनको सही तरह से खोजबीन करके, जांच पड़ताल करके जब हम चीजें करते हैं तो ये साइंटिफिक रिसर्च होता है। और ये किस चीज के बारे में हम कर रहे हैं? ये जो नियमबद्ध तरीका अपना रहे हैं, नियंत्रित तरीके से कर रहे हैं, अनुभवजन्य जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, या गंभीरता से चीजों की खोजबीन कर रहे हैं, ये किस चीज की खोजबीन हम करते हैं? हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस की। यानी कुछ अपने दिमाग में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं। और परिकल्पनाएं क्या होती हैं कि आप जो भी अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले से आपके दिमाग में आप कुछ मान कर चलते हैं, कि कुछ अनुमान लगाते हैं कि इस तरह की चीजें आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए ले, अगर सिंपल सा एक चीज देखें कि मान लीजिए आपको देखना है कि पुरुषों और महिलाओं में किसका इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू ज्यादा होता है। तो अगर आप ये अध्ययन करने जा रहे हो मान लीजिए, तो इसके लिए आप एक अनुमानित उत्तर अपने दिमाग में बनाएंगे, एक अनुमान बनाएंगे जिसको परिकल्पना कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं, कि क्या आएगा, क्या मिलेगा परिणाम हमें जब हम ये अध्ययन करेंगे। और ये बिल्कुल ही बिना सिर पैर के या बिना किसी आधार के आप नहीं बनाते हैं। जो भी आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो किसी न किसी आधार पर बेस्ड होती है। जैसे कि पहले कुछ अध्ययन हो रखे होंगे उस क्षेत्र में, उसके आधार पर आप आकलन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं का आईक्यू या इंटेलिजेंस ज्यादा पाया जाएगा पुरुषों की तुलना में, या विपरीत भी आ सकता है कि पुरुषों का आईक्यू महिलाओं की तुलना में ज्यादा आएगा। तो ये दोनों ही तरह से आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, निर्भर करता है कि आप क्या आधार लेकर ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं। और हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगी, जब परिणाम आएंगे सही साबित हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही भी साबित हो जाए तो ठीक है, गलत साबित हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों बनाते हैं हाइपोथेसिस, क्यों एक परिकल्पना बनाते हैं? ताकि हमारे शोध को एक सही दिशा मिले, उसमें भटकाव नहीं हो, हमें पता हो कि हमें किस क्षेत्र में प्रयास करने हैं, किस तरह का जो जानकारी है वो एकत्र करनी है, ताकि हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। तो ये साइंटिफिक रिसर्च की जो हम बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक शोध क्या होता है, तो ये एक नियमबद्ध, एक नियंत्रित, एक अनुभवजन्य और गंभीर खोजबीन है। एक परिकल्पना या कुछ परिकल्पनाएं जो हमने बनाई हो, और ये परिकल्पनाएं किस बारे में है? अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमिना। जो भी प्राकृतिक तौर पर जो घटनाएं, फिनोमिना होते हैं, उनके आपसी संबंधों के विषय में जो हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो एक परिकल्पना बनाते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं एक नियमबद्ध, नियंत्रित, अनुभवजन्य और गंभीर
होकर गंभीरता के साथ जो हम खोजबीन करते हैं उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक शोध। वैज्ञानिक शोध को और भी तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने जो डेफिनेशन देखी पहली वाली, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा आयामों को अपने अंदर समेटे हुए है, तो ये ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है। पर और भी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, जैसे रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। तो रिसर्च क्या है, शोध क्या है, एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। सिस्टमैटिक जैसा अभी हमने देखा कि क्रमबद्ध या नियमबद्ध तरीके से की जाने वाली इंक्वायरी, खोजबीन, जांच पड़ताल है। टू डिस्क्राइब, किसी चीज को डिस्क्राइब करने में, उसकी व्याख्या करने में, एक्सप्लेन करने में, उस चीज को समझाने में, प्रिडिक्ट करने में, पूर्वाकलन करने में कि आगे क्या होगा, भविष्यवाणी एक तरह से करने में कि आगे क्या चीजें देखने में आएंगी। एंड कंट्रोल, नियंत्रित करती है किस चीज को, ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, जो भी फिनोमिना, घटना जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको, उसकी व्याख्या करने में, उसको समझाने में, उसके बारे में आप कोई पूर्व कथन कर सके, पूर्वाकलन कर सके, या उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी एक नियमबद्ध या क्रमबद्ध खोजबीन, जांच पड़ताल जो हम करते हैं, उसी को हम रिसर्च या शोध कह सकते हैं। रिसर्च को और भी तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एक एक्टिविटी है, an activity of systematic inquiry that seeks answers to a problem। ये बहुत ही सिंपल, एक आम इंसान के समझने लायक डेफिनेशन है कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है। ये एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है जिसमें हम सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं, नियमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से खोजबीन करते हैं, जिसके द्वारा सीक्स आंसर्स टू अ प्रॉब्लम, यानी हम किसी समस्या का उत्तर ढूंढते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिसर्च यानी शोध का सामान्य तौर पे अर्थ ये है कि हम कुछ जानकारियां ढूंढते हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं, कुछ समस्याओं के हल ढूंढते हैं। ये एक पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन होता है। ये खोजबीन, ये जो जांच पड़ताल हम करते हैं, ये पर्पसिव है, एक उद्देश्य है इसके पीछे, उद्देश्यपूर्ण तहकीकात या जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, यानी जो चीजें, जो घटनाएं, जो परिस्थितियां जिनका अभी कुछ उत्तर नहीं मिला है, उसको समझाने के लिए कोई कारण नहीं उपलब्ध है, उसका हम एक्सप्लेनेशन, उसका कारण ढूंढते हैं। जो चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हमारे मन में संदेह है, हम निश्चित नहीं है कि ये घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। और जो कुछ गलत जानकारियां हमारे पास है या भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में, उसको ठीक करने के लिए सही जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है एक वैज्ञानिक शोध, या आम भाषा में कहें तो सिर्फ एक शोध किसे कहते हैं वो आपने यहां पर देखा। अब देखते हैं कि एक अच्छे शोध की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, एक अच्छे शोध में क्या चीजें समाहित होनी चाहिए, कब हम कहेंगे कि कोई शोध एक अच्छा शोध है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम जो भी 15-16 अलग अलग विशेषताएं देखेंगे शोध की, कोशिश होनी चाहिए कि हर शोध में ये सारी चीजें शामिल हों। लेकिन हो सकता है कुछ शोधों में हर चीज सम्मिलित हो, ये जरूरी नहीं है, पर इन सभी चीजों में जितनी मैक्सिमम चीजें किसी शोध में उपलब्ध होंगी, वो उतना अच्छा शोध माना जाता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे वो है ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक। एक रिसर्च ऑर्डरली होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऑर्डरली यानी क्रमानुसार होना चाहिए, एक के बाद एक चीजें उसमें की जानी चाहिए, और सिस्टमैटिक होना चाहिए, नियमबद्ध तरीके से किया होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि शोध में कुछ चरण होते हैं, कुछ क्रम में चीजें की जाती हैं, उसी क्रम में करने पर एक अच्छा शोध कहा जा सकता है। अगर इस क्रम का पालन नहीं किया गया, अगर अपने मनमाने ढंग से कोई भी स्टेप पहले किया, फिर कोई दूसरा बाद में कर लिया जो शायद पहले किया जाना चाहिए था, तो वो एक अच्छा शोध नहीं माना जा सकता है। और ये
शोध के लिए और एक वैज्ञानिक शोध कहे जाने के लिए जो भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि शोध ऑर्डरली और सिस्टमैटिक हो, क्रमबद्ध तरीके से किया गया हो, नियमबद्ध तरीके से किया गया हो। एक अच्छे शोध की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे वो है बिगन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस, यानी एक अच्छा शोध हमेशा एक क्लियरली डिफाइंड पर्पस से शुरू होता है। क्लियरली डिफाइंड मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत साफ स्पष्ट तरीके से पर्पस, उद्देश्य क्या है रिसर्च का, ये डिफाइन होना चाहिए, ये पहले से तय होना चाहिए। तो अच्छा रिसर्च जो है वो हमेशा एक क्लियर स्पष्ट तरीके से निश्चित किया हुआ उद्देश्य लेकर ही शुरू होता है। कुछ भी सोचकर बिना चीजें ठीक से प्लान किए आप रिसर्च शुरू नहीं करते हैं। एक अच्छा रिसर्च वही माना जाता है जब आपने पूरी प्लानिंग की हो कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या चीजें देखनी है, सब खाका पहले आपने निश्चित कर लिया हो, पूरा प्लान बना लिया हो। जैसे जब आप मकान बनाने जाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, फिर आप मकान बनाने में हाथ लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई भी कमरा बनाने लगते हैं, कोई भी चीजें ढालना शुरू कर देते हैं, पहले एक प्लानिंग कर लेते हैं। वैसे ही रिसर्च में भी एक ब्लूप्रिंट, एक प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या चीजें करनी है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए क्या सामग्री लगेगी, कितना समय देना होगा, कितनी मेहनत लगेगी, किस क्रम में चीजें की जानी है, ये सारा पहले से तय होना चाहिए। तो पहला इसमें जो खास बात आती है कि आप पहले उद्देश्य तय करें। जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना है, क्या जानने के लिए, किस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए, किस समस्या का सल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। वो उद्देश्य या पर्पस जो है अगर क्लियरली डिफाइंड है, पहले से स्पष्ट है, तब आपने रिसर्च शुरू किया है तो वो एक अच्छे रिसर्च का मानक माना जाता है। अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हैं और अगर उसका पर्पस पहले से आपने तय नहीं किया हुआ है तो वो रास्ते से भटक जाएगा, आप खुद आगे जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे और जो आपको परिणाम चाहिए थे, जो प्रभावी निष्कर्ष या नतीजा आप चाहते थे, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक अच्छा रिसर्च एक स्पष्ट तौर पे तय किए गए उद्देश्य के साथ शुरू होता है। अब अगर उद्देश्य की ही हम बात कर रहे हैं तो उससे ही लगभग थोड़ा जुड़ा हुआ एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे जो है emphasizes on developing, refining and expanding knowledge। एक अच्छा शोध किसी भी क्षेत्र में, वहां में उस क्षेत्र में जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं, जो अभी तक ज्ञान मौजूद है उस क्षेत्र के बारे में, उसमें बढ़ावा करने, उसको डेवलप करने, उसमें विकास करने, उसको रिफाइन करने और बेहतर करने और उसको विस्तृत करने पे, उसका विस्तार करने पर ध्यान देता है। किसी भी शोध का मुख्य उद्देश्य होता है उस निश्चित क्षेत्र में या प्रोफेशन में, वहाँ में जो भी नॉलेज का बेस है, जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारी आज तक एकत्रित हुई हैं, उनका विस्तार करना, उसको एक्सपैंड करना, उसमें विकास करना, उसमें नई चीज़ें जोड़ना। इसलिए एक अच्छा रिसर्च वो ही माना जा सकता है जो कि अपने क्षेत्र में बॉडी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का जो सागर है, जो भी ज्ञान उपलब्ध है उस क्षेत्र के बारे में, जो भी आज तक जानकारियां हैं, उसमें और बढ़ावा करे, उसको और विस्तार दे, या उसमें जो चीज गलतियां थी, जो कमियां थी, उसको दूर करके और बेहतर बनाए। एक अच्छे शोध की विशेषता ये भी होती है कि वो किसी भी क्षेत्र में किसी सिद्धांत के विकास या उसके परीक्षण पर जोर देता है। एक अच्छे शोध का उद्देश्य होता है या होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के सिद्धांतों के विकास या उनके परीक्षण पे, उनकी इंक्वायरी करने पे, उनको टेस्ट करने पर कि ये सिद्धांत लागू होते हैं या नहीं, इस पर जोर दे। लेकिन जैसा आपको ध्यान होगा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर शोध में ये सारी विशेषताएं मिले ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हर शोध किसी न किसी सिद्धांत की पुष्टि करने, उसका परीक्षण करने या किसी न किसी सिद्धांत के विकास में योगदान दे ही, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी विशेषता हो सकती है, एक अच्छे शोध की विशेषता ये हो सकती है अगर वो किसी सिद्धांत के जन्म, उसके विकास की ओर अपना योगदान दे, या जो पहले से मौजूद सिद्धांत है उनका परीक्षण करे, उनकी पुष्टि करे। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी समस्या का हल ढूंढने में जो शोध अपना योगदान देते हैं वो एक अच्छे शोध
की परिभाषा मानी जा सकती है। जैसे एक अच्छा शोध किसी भी निश्चित समस्या, जो पहले से मौजूद समस्या है, उसका हल ढूंढने की तरफ अपना योगदान दे सकता है, हल ढूंढने की तरफ प्रयासरत हो सकता है। उस शोध में यही किया जा सकता है कि उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो जो समस्याएं मौजूद हैं उनका हल मिलता है, और कई सारे ऐसे शोध होते हैं जो आपने देखा है, जो समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए किए जाते हैं। आम जीवन में अगर आप देख लें, हालिया की बात देख लें कि कोविड-19 जब आया, जो समस्याएं थी कि लोगों की मृत्यु हो रही थी, इन्फेक्शन इतना फैल रहा था, उसको रोकने के लिए वैक्सीन जो बनाई गई, तो जाहिर सी बात है पहले उस पर कुछ शोध करके देखे गए कि कौन सी दवाएं काम करेंगी, वैक्सीन में क्या चीजें डाली जाए, फिर उनको कुछ छोटे समूहों पर परीक्षण करके भी देखा गया होगा कि ये मनुष्य के लिए हानिकारक ना हो, कोई और साइड इफेक्ट्स ना हो। तो ये जब वैक्सीन बन गई तो कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा। तो एक तरह से हमारे सामने जो मौजूद समस्या थी उसका हल कैसे मिला? शोध के माध्यम से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक महत्वपूर्ण चीज है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे शोध का। जब हम शोध करते हैं और किसी मौजूदा समस्या का हल ढूंढ पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छे शोध की निशानी होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक अच्छे शोध का उद्देश्य होता है एम्पेरिकल एविडेंस जुटाना, यानी अनुभवजन्य सबूत या जानकारियां एकत्र करना। एक अच्छे शोध का उद्देश्य होता है कि वो नए तरह की अनुभवजन्य जानकारियां लाए, जो सैद्धांतिक रूप से जो चीजें दिमाग में हैं या उस फील्ड में जो जानकारियां हैं उनके लिए सबूत जुटाना जो एम्पेरिकल हो, अनुभवजन्य हो, यानी लोगों से जानकारियां एकत्र की गई हो, कुछ चीजें देखी समझी अवलोकन की गई हो, कुछ प्रयोग करके देखा गया हो, इस तरह की जानकारियां एकत्र करना, जिससे उस फील्ड में जानकारियों का विस्तार हो, जो नई प्रैक्टिसेस या प्रयोग की जा रही हैं चीजें, उनमें ज्ञान का इजाफा हो, ज्ञान की बढ़त हो। इसलिए एक अच्छा रिसर्च हमेशा कोशिश करता है कि एम्पेरिकल एविडेंसेस जुटाए जाए, अनुभवजन्य जानकारियां एकत्र की जाए। इसी तरह एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छे रिसर्च का ये भी होता है कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड जानकारियां लेने की कोशिश करता है, यानी जो भी उसके स्रोत हैं जानकारियां लेने के, वो डायरेक्ट होने चाहिए, सीधे तौर पर लोगों से आने चाहिए। जैसे अगर हम साइकोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं तो हमारा अध्ययन इंसानों पर होता है या कुछ केसेस में जानवरों पे भी होता है। तो इन लोगों से, ये हमारे जो प्रयोज्य जिन्हें कहा जाता है, इनसे डायरेक्ट तौर पे फर्स्ट हैंड जानकारियां हम लें। जैसे जब आप रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी के फील्ड में तो आप प्रश्नावलियों का इस्तेमाल करते हैं, साक्षात्कार विधि का इस्तेमाल करते हैं, अवलोकन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे तरीके इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट तौर पर जानकारी या इंफॉर्मेशन लोगों से हासिल करते हैं। ये कोशिश होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्च की कि वो डायरेक्ट जानकारियां ले, ताकि सही सटीक जानकारियां मिले जो दूसरों के अनुभव हमें ठीक तौर पर बता पाए। आगे चलते हुए आइए देखते हैं जो 8वीं कैरेक्टरिस्टिक हमने ली है एक अच्छे शोध के लिए, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल इन प्रोसेस। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। एक अच्छा शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसका उल्टा क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठ। एक अच्छा शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ। और लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। एक अच्छे शोध की प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। एक अच्छा और सक्सेसफुल रिसर्च तभी माना जाएगा जब उसने ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया इस्तेमाल की हो, लॉजिकल प्रक्रिया इस्तेमाल की हो। अगर ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया या वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपका जो रिसर्च है वो व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है। अगर आप शोधकर्ता है, मान लीजिए आपने रिसर्च किया, तो आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं, जबकि अगर मैंने शोध किया और मैं भी वही चीज अध्ययन कर रही हूं जो आपने किया, लेकिन मैं उसे अपने नजरिए से देखूंगी, तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है। दो लोगों के, अलग अलग लोगों के अध्ययन करने से, भले ही वो सेम चीज का अध्ययन कर रहे हैं, दो अलग अलग निष्कर्ष सामने आएंगे, दो अलग अलग परिणाम सामने आएंगे। इस तरह का रिसर्च अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो आपने नहीं देखी। वो दो अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर दो अलग अलग परिणाम सामने आ रहे हैं।
जबकि सच तो एक ही रहेगा जो आपने खोजने की चेष्टा की, जिसके लिए आप अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो चीज पकड़ में नहीं आई, वो प्रभावित हो गई आपके अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से। और इसी तरह जितने अन्य लोग उसी चीज का अध्ययन करेंगे उतने भिन्न भिन्न तरह के परिणाम सामने आएंगे। ऐसा रिसर्च अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपको जो चीजें अध्ययन करनी थी, जो सही जानकारी चाहिए थी, वो तो मिली ही नहीं। वो और लोगों और जितने तरह के लोग एकत्र कर रहे हैं जानकारियां, सबके हिसाब से अलग अलग जानकारियां आ रही है। तो ऐसा व्यक्तिनिष्ठ तरीका बहुत ही कारगर नहीं होता है, और इसलिए वस्तुनिष्ठ तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ तरीका मतलब वैसा तरीका जिसमें जो जानकारी एकत्र कर रहा है, जो शोध करता है, उसके अपने विचारों, अपने व्यवहारों, अपने दृष्टिकोण से परिणाम प्रभावित न होने पाए। परिणाम जो आए वो वस्तुनिष्ठ रहे, उसमें व्यक्ति के अपने सोच विचार और दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़े। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव तरीका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपका शोध एक अच्छा शोध माना जाएगा। इसी तरह से लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए शोध का, एक तार्किक, एक तर्क संगत प्रक्रिया होनी चाहिए शोध की। अगर आप कोई शोध कर रहे हैं जो बिल्कुल मनमाने ढंग से हैपहैजर्ड मैनर में कर रहे हैं, कोई उसमें कोई तर्क नहीं है, पहले आप जानकारी एकत्र कर ले रहे हैं, फिर आप तय कर रहे हैं कि अच्छा किन लोगों को मुझे प्रयोज्य के तौर पे लेना है, फिर आप तय कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट तो ऐसा आ रहा है, चलो अब अपने शोध का उद्देश्य ये बना लेते हैं कि हमें यही चीज देखनी थी। तो ये आगे पीछे का क्रम, जो मनमाने ढंग से आपने सारे स्टेप्स किए, ये कभी एक अच्छे शोध की निशानी नहीं हो सकते। तो एक अच्छा शोध हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक है जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एक अच्छा शोध अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों में मदद करता है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अध्ययन हो रहे हैं, जो शोध हो रहे हैं, उनसे आने वाले परिणाम मनोवैज्ञानिकों के कार्य को आसान बनाते हैं, उन्हें सही दिशा देते हैं, उन्हें मदद करते हैं एक तरह से। तो अच्छा शोध वो भी माना जा सकता है जो ऐसे कार्य करे जिससे अपने क्षेत्र में जो व्यावसायिक लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी मदद हो सके, उनको अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने में मदद मिले। अगला कैरेक्टरिस्टिक है यूज एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। जब भी आप कोई शोध करते हैं तो शोध करने की एक निश्चित विधि होती है, एक प्रविधि आप होती है जिसका आप पालन करते हैं। मेथोडोलॉजी ये बताती है कि आप क्या मेथड, क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं शोध करने के लिए, और इसमें कई सारी चीजें समाहित होती हैं। आप प्रयोज्य किनको लेंगे, किस प्रकार से प्रयोज्यों का चयन होगा, उनको क्या प्रश्नावलियां, क्या सर्वेक्षण, क्या साक्षात्कार या कौन सी और विधि से आप जानकारियां उनसे एकत्र करेंगे, जो जानकारियां आप लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे, कितने दिनों में चीजें करवाई जाएंगी, कितने समय में चीजें कराई जाएंगी, उनका आकलन कैसे किया जाएगा, सांख्यिकी का क्या उपयोग किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है शोध के मेथोडोलॉजी में, उसकी प्रविधि में आती हैं। एक अच्छा शोध एक सही मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अगर सही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है तो जो रिजल्ट आएगा वो कमजोर होगा, वो बहुत ही विश्वसनीय नहीं होगा, भरोसे लायक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, अगर आपको जानना हो कि कोविड-19 के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे लॉकडाउन में, तो उन्होंने कैसा महसूस किया, उनकी मनःस्थिति क्या थी, मान लीजिए आपको ये अध्ययन करना हो। इस अध्ययन के लिए आपको क्या लगता है सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आप सर्वेक्षण कर सकते हैं, आप प्रश्नावलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साक्षात्कार कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ और कुछ जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर मैं कहूं कि आपको इन लोगों से जानकारी लेनी है कुछ प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, तो क्या ये डायरेक्टली करना संभव होगा? क्या आप एक लैब में लॉकडाउन की परिस्थिति क्रिएट करके उनसे जो जानकारियां अगर ले, तो क्या ये करना सटीक होगा, संभव होगा? क्या इससे सही निष्कर्ष आएंगे? ये नहीं संभव है, क्योंकि आप बिल्कुल वैसी परिस्थिति नहीं क्रिएट कर सकते। वो समय जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो दोबारा से उसी तरह से नहीं क्रिएट किया जा सकता एक लैब के परिस्थिति में। तो यहाँ पर बेहतर तरीका क्या होगा जानकारी लेने का? साक्षात्कार है, प्रश्नावलियां दी जा सकती हैं भरने के लिए, किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जा सकता है, ये अच्छे तरीके हुए।
तो अगर आप सही तरीके का चुनाव नहीं करेंगे अपने शोध के लिए, सही तरीके से प्रयोज्यों का चयन नहीं करेंगे, या जो भी और अन्य पहलू हैं एक अच्छी मेथडोलॉजी के, उन सब पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और ये शोध फिर अच्छा नहीं माना जा सकता। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टेड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ये भी बहुत ही प्रमुख बात है जो आप आगे और डिटेल में जानेंगे दूसरे वीडियोस में भी। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल? जब भी कोई मनोवैज्ञानिक या किसी भी और फील्ड का कोई व्यक्ति अपने फील्ड में कोई रिसर्च करने जाता है, चाहे वो जानवरों पे कर रहा हो, इंसानों पर कर रहा हो, केमिकल्स पर कर रहा हो, किसी अन्य चीज पर कर रहा हो, जैसे ज्योग्राफी या जियोलॉजी वाले जो लोग हो सकते हैं वो मिट्टी वगैरह पे भी अध्ययन करते हैं, जमीन की उर्वरता क्या है उस पर अध्ययन करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह के जो लोग होते हैं। तो किसी भी चीज पर आप अध्ययन करने जा रहे हो तो कभी कभी संभव नहीं होता है कि आप उस प्रकार की हर चीज पर अध्ययन कर सकें। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपका शोध का प्रश्न हो कि कोविड-19 के दौरान भारतीयों ने घर में कैद रह के कैसा महसूस किया, उनकी मनस्थिति क्या थी। मान लीजिए आपको इस पर अध्ययन करना हो, क्या ये संभव है कि आप पूरे भारत के भारतवासियों पर यह अध्ययन कर सकें? ये बहुत ही जटिल कार्य है, क्योंकि एक तो तादाद इतनी ज्यादा है, दूसरा ये शोध करते करते आपको न जाने कितने वर्ष निकल जाएंगे सब लोगों से जानकारी एकत्र करने में, कितनी मेहनत लगेगी, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, जो एक आम शोधकर्ता के लिए संभव नहीं हो सकता है कि वो इतना समय दे सके, इतने पैसे व्यय कर सके, या सब कुछ हो भी, अगर सब संसाधन उपलब्ध भी हो, उसे मदद मिल भी जाए, तो भी इतनी बड़ी जनसंख्या पर अध्ययन किया जा सके। ये काफी जटिल कार्य होता है, और अगर करने का प्रयत्न किया भी जाए तो उसमें बहुत तरह की त्रुटियां होंगी, बहुत गलतियां होंगी, जो कि आपके परिणाम को प्रभावित करेंगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य तो है सभी भारतवासियों के बारे में जानने का, लेकिन क्या ये संभव है प्रैक्टिकल तौर पर कर पाना? ये नहीं संभव है कि हम सब पर जानकारियां ले पाए। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं। सैंपल क्या होता है? सैंपल यानी प्रतिदर्श। जो आपका बड़ा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जिस पर आप अध्ययन करने के इच्छुक थे, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारी कमियां थी, बहुत सीमाएं थी, पैसे का अभाव था, समय का अभाव था, नहीं संभव है इतनी बड़ी जनसंख्या पे जानकारियां एकत्र कर पाना। तो आप क्या करते हैं, उसी बड़े समूह का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं जिस पर कम समय में ठीक से अध्ययन कर पाना संभव हो। लेकिन वो छोटा टुकड़ा जो आप लेंगे, बहुत जरूरी है कि वो बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे आप अगर देखें इंडिया में लोकसभा राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, तो वहां जो भी लोग मौजूद हैं, 500-1000 लोग जो भी हैं, वो भारत के विभिन्न प्रांतों से, अलग अलग स्टेट से चुन कर आए हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तरह से पूरे भारतवर्ष का जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है एक छोटे समूह से, जो 1500 लोग हमारे विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा में है। तो इससे क्या होता है कि वो जो सैंपल बना या जो प्रतिदर्श बना, जो छोटे समूह बना कम लोगों का, उससे हमें हर जगह के लोगों का थोड़ा थोड़ा अंश रिप्रेजेंट करने का, उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाता है। इसी तरह हम रिसर्च में भी क्या करते हैं कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या पे हम डाटा नहीं ले सकते, जानकारी एकत्र नहीं कर सकते, तो हम उसका एक छोटा समूह, एक सैंपल, एक प्रतिदर्श लेते हैं। लेकिन जरूरी क्या है कि ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो फिर आप उस पर जो अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे, वो पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपको पूरे भारतवासियों पर अध्ययन करना था, लेकिन आपने क्या किया, अपने कुछ परिचय के लोगों को, जिनको यूपी से ले लिया, बिहार से ले लिया, आसपास के प्रदेशों प्रांतों से ले लिया, उन पर अध्ययन किया, और फिर आपने बताया हाँ भाई, भारतवासियों का जो कंडीशन थी, जो उनकी मनस्थिति थी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान, वो काफी खराब थी। उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, उन्हें अवसाद महसूस हुआ, उन्हें बहुत ही अकेलापन या थका थका महसूस हुआ। मान लीजिए आपने ये सब चीजें पाई, और फिर आप कह देंगे कि हाँ, पूरे भारतवासियों में ये चीज देखने मिली। क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ यूपी बिहार के लोगों पर अध्ययन किया।
जरूरी नहीं है कि इंडिया के ईस्ट में, साउथ में, बिल्कुल नॉर्थ में हर जगह वही परिस्थिति रही हो, सबने बिल्कुल वही चीजें महसूस की हो। तो जिन लोगों पर आपने अध्ययन किया वो एक निश्चित विशेष जगह से थे, एक विशेष प्रांत से बिलोंग करते थे। उन पर प्राप्त जानकारी हर इंसान पर लागू नहीं की जा सकती। पर वहीं अगर आपने मान लीजिए 1-2 हज़ार या 10,000 तक लोगों को लिया होता, जिसमें 500-1,000 लोग लगभग हर प्रांत से आपने लिए होते, हर स्टेट से लिए होते, तो आपको बेहतर रिजल्ट आते, क्योंकि उसमें सभी लोग समाहित है हर एरिया के। उससे जो आप निष्कर्ष निकालते वो सब पर लागू कर सकते थे। इसीलिए जब आप एक अच्छा शोध करते हैं तो आपका प्रतिदर्श यानी सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी आपकी बड़ी जनसंख्या जिस पर आप अध्ययन करने के इच्छुक थे लेकिन नहीं कर सक रहे हैं अपनी सीमाओं की वजह से, उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हुआ समूह सैंपल होना चाहिए। तभी उस पर जो जानकारियां या जो परिणाम आएंगे वो आप बड़ी जनसंख्या पर लागू कर सकते हैं, वरना नहीं। आगे चलते हुए आइए कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं एक अच्छे शोध की। जैसे एक अच्छा शोध यूजेस एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा यानी जो जानकारी आप एकत्र करते हैं उसको एकत्रित करने के लिए सही प्रकार के, सटीक तरह के विधि का इस्तेमाल करता है और सही चीजों का, सही टूल्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे टूल्स का मतलब औजार नहीं है, लेकिन जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं डाटा एकत्र करने के लिए, वो सारी चीजें टूल्स में आती हैं। अब ये सर्वेक्षण हो सकता है, प्रश्नावली हो सकता है, कुछ भी और चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप सटीक मेथड या टूल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे जानकारी हासिल करने के लिए, तो भी आपकी जो रिसर्च का परिणाम आएगा वो सटीक नहीं होगा, उसमें थोड़ी दुविधा हो सकती है, आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि जो परिणाम आया है वो सही आया है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि सही मेथड और टूल्स का इस्तेमाल किया जाए जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ही है, यूजेस वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल। जो डाटा एकत्र करने के लिए आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों होने चाहिए, वैलिड भी और रिलायबल भी। वैलिड यानी वैध होने चाहिए, रिलायबल यानी विश्वसनीय होने चाहिए। जो भी आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी एकत्र करने के लिए, उसमें विश्वसनीयता और वैधता, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्रमशः दोनों होनी चाहिए। अब ये क्या होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त में आप ये समझिए कि वैलिड यानी वैध होने के लिए जो भी डाटा कलेक्शन टूल है उसे वही चीज मापना या आकलन करना चाहिए जो करने के लिए वो बना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक प्रश्नावली ली और प्रश्नावली आपको पता है कि वो बुद्धिमत्ता मापन के लिए बनी है, इंटेलिजेंस के या आईक्यू के मेजरमेंट के लिए बनी है, यानी आपने उस प्रश्नावली का इस्तेमाल क्यों किया कि इससे हम लोगों की बुद्धिमत्ता का आकलन करेंगे, मापन करेंगे। लेकिन पता चला कि उसके प्रश्न इस तरह से हैं कि वो लोगों के ज्ञान का, उनकी बुद्धिमत्ता का आकलन करने के बजाय असल में उनकी पसंद नापसंद, उनकी रुचियों के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। जैसे कि आपको खाना बनाना पसंद है, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, मान लीजिए इस तरह के पूरे प्रश्न हैं। तो इस तरह का जो टूल है या जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं प्रश्नावली, इसे अच्छा नहीं माना जा सकता, वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने जो दावा किया कि मैं इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करने के लिए बना हूं, वो चीज, वो मेजरमेंट असल में नहीं कर रहा है, तो ये चीज वैध नहीं हुई। इसी तरह जो डाटा कलेक्शन टूल है वो रिलायबल यानी विश्वसनीय भी होना जरूरी है। विश्वसनीय होने का मतलब कि उसके परिणामों पर आप विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। और ऐसा कब होगा? जब परिणामों में बहुत परिवर्तन ना आए, अगर आप 2 दिन 4 दिन बाद भी डाटा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इंसान की बुद्धिमत्ता आए दिन तो बदलती नहीं रहती है, ठीक है, ये उसके मनोभाव तो है नहीं कि सुबह कुछ और है शाम को कुछ और हो गया। तो अगर आपने बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए एक प्रश्नावली ली और उससे आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का आज आकलन किया, उसका आईक्यू आया 80, जो एक औसत आईक्यू से थोड़ा सा कम माना जाएगा, मान लीजिए उसका आईक्यू 80 आया। 2 दिन बाद आपने फिर उसी प्रश्नावली से फिर उसी व्यक्ति का आकलन फिर से किया और उसका आईक्यू आ रहा है 120, जो कि औसत से थोड़ा ऊपर है। तो इतना बड़ा अंतर
40 अंकों का अंतर, ये सामान्य बात नहीं है। आईक्यू क्या इतनी जल्दी बदल गया होगा व्यक्ति का? क्या 2 दिन पहले वो थोड़ा सा औसत से कम बुद्धिमत्ता वाला था, 2 दिन बाद उसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो गई? ये तो संभव नहीं है। ये कोई ऐसी चीज आपने मापन नहीं की जो 2-4 दिन में बदल जाती हो। लेकिन स्कोर तो यही बता रहा है। इसका मतलब जो आपने प्रश्नावली इस्तेमाल की वो विश्वसनीय नहीं थी, वो सही तरह से नहीं बनाई गई थी, उसका निर्माण सही तरह से नहीं किया गया था, उसके प्रश्न सही प्रकार के नहीं थे, जिसके चलते प्राप्तांकों में इतना बड़ा अंतर आ रहा है सिर्फ 2 दिन की अवधि में। तो ऐसा जो टूल है, ऐसी जो प्रश्नावली है, उसे रिलायबल यानी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसी तरह एक अच्छे शोध की निशानी ये भी होती है कि उसमें जो जानकारियां एकत्र की गई उन्हें बहुत ही सावधानी से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अगर जो जानकारियां, जो सबूत, जो इंफॉर्मेशन आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने शोध में, उसे अगर आप छुपा कर ही रखेंगे, अगर उसे सही प्रकार से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे उस क्षेत्र में जानकारी में बढ़त करने में कोई मदद नहीं मिल रही है। कोई और उस जानकारी के बारे में नहीं जान पा रहा सिवाय आपके। तो इसलिए जो भी आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं उसे सटीकता से नोट करना, रिपोर्ट करना भी जरूरी है। अगर आपने रिपोर्ट करने में, नोट करने में इन चीजों को गलतियां कर दी, 20 की जगह 40 लिख दिया, कुछ का कुछ लिख दिया, तो फिर जानकारी कभी सटीक नहीं आ सकती। एक अच्छा रिसर्च एडिक्वेटली एनालाइज्ड एंड रिसर्च्ड भी होना चाहिए। आपने शोध में जो भी जानकारियां एकत्र की, उनका अगर ठीक प्रकार से आकलन नहीं किया जाएगा, जो भी जोड़ घटाव या अन्य कैलकुलेशंस करने हैं वो नहीं सही तरह से किए जाएंगे, तो परिणाम विश्वसनीय नहीं होंगे। अगली 2 विशेषताएं जो हम देखेंगे, ये एक अच्छे शोध की विशेषता से ज्यादा एक अच्छे शोधकर्ता की विशेषता है। लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा शोधकर्ता ही एक अच्छा शोध कर सकता है। तो एक अच्छा शोध जो होता है उसकी अगली विशेषता ये है कि इट शुड बी पेशेंटली कैरीड आउट। ये बहुत ही धैर्य का काम होता है एक अच्छा रिसर्च करना। अगर एक रिसर्च हड़बड़ी में किया जाएगा तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं आ सकते। रिसर्च करने में, शोध करने में काफी समय लगता है, और इसके लिए जो शोध करता है उसे धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा शोध पूरा हो सकता है। इसी तरह से अगली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें, तो एक रिसर्चर को एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और उसमें करेज भी होना चाहिए। एक अच्छा शोधकर्ता जो है वो जिस भी विषय पर रिसर्च कर रहा है उस विषय के बारे में उसकी जानकारी बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए, उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट हो, माहिर हो, उसे महारत हासिल हो उस टॉपिक पर जिस पर वो अध्ययन कर रहा है, यानी उसे गहन जानकारी, गहन अध्ययन करके प्राप्त करनी चाहिए। उसका जिस विषय पर वह रिसर्च कर रहा है उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी रुचि भी होनी चाहिए। वो अभिप्रेरित भी हो, मोटिवेटेड भी हो रिसर्च करने के लिए, और उसमें साहस का होना भी बहुत जरूरी है। इनके बिना एक अच्छा शोध संभव नहीं होता है। अगर व्यक्ति की रुचि नहीं है किसी कार्य में, अगर वो प्रेरित नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो वो शोध बीच में ही कहीं लटक कर रह जाएगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी उस शोध को करने में, और वो कभी पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो शोध करता है उसे रुचि भी होनी चाहिए अपने विषय में, उसे प्रेरणा भी होनी चाहिए, अंदर से आत्म प्रेरित होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, उसमें साहस भी होना चाहिए। कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई दिक्कतें भी आती हैं शोध करने में, उनका सामना करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए, और उसकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, यानी उसे महारत भी हासिल होनी चाहिए अपने विषय पर। अगला पॉइंट जो है वो है एक रिसर्च जो है वो एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड, सही प्रकार से उसका प्रसारण होना जरूरी है, उसे लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। जो भी नई जानकारी आपने अपने शोध में हासिल की, अगर वो आप सही प्रकार से और लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, वो व्यर्थ चली जाती है। जैसे अगर आपने किसी समस्या का समाधान ढूंढा तो वो समस्या किन लोगों के सामने आ रही थी, उनको समाधान से फायदा पहुंच सकता है, उन लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंचे जो आपने पाई है, ये जरूरी है कि सही प्रकार से इसको कम्युनिकेट किया जाए, कन्वे किया जाए। और आमतौर पर जो भी शोध किए जाते हैं वो शोध पत्रिकाओं में, पत्रों में, समाचार के माध्यम से, अन्य जगहों पर प्रसारित किए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में अवगत हो सके, जान सके।
ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपने इतनी मेहनत करके जो शोध में जानकारियां हासिल की, जो नए परिणाम पाए, वो व्यर्थ चले जाएंगे, उनका कोई सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। आइए अब संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि एक अच्छे शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक अच्छे शोध के उद्देश्यों को हम मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि हैं एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, कॉजल एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन। अब ये क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सप्लोरेशन से, यानी अन्वेषण, जिसे आम भाषा में अगर बोलें तो खोज करना। एक्सप्लोरेशन एक उद्देश्य होता है कुछ शोधों का, जिसमें अगर कोई जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं है, कोई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सही तरह से पता नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने को एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यानी खोज करना कुछ चीज़ों के बारे में, उसके बारे में और गहरी जानकारियां हासिल करना। जैसे कई बार कुछ शोध समस्याएं होती हैं जो अस्पष्ट होती हैं, आपको चीज़ें नहीं पता, कई चीज़ों की जानकारी नहीं है उसके संबंध में। ऐसी परिस्थिति में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किए जाते हैं, जहां पर आप उस विषय के बारे में और गहन जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में और गहराई से जानना। सिंपल उदाहरण के लिए मान लीजिए इमोशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि इन क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, हम नहीं जानते ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, तो उसके लिए हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य से कर रहे हैं और जानकारी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इससे हमें प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती हैं। आगे के जो शोध होंगे उनमें किस चीज़ों पर हमें फोकस करना है, क्या जानकारी हासिल करनी है, इसमें मदद मिलती है। इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में बहुत तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है, यानी अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपके शहर में, लेकिन कारण नहीं पता कि क्यों अचानक ऐसा होने लगा। तो ऐसे केस में अगर आप कोई शोध करते हैं जानने के लिए कि ये जो अस्पष्ट परिस्थिति है कि जो अपराध हैं वो तो बढ़ रहे हैं अचानक, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं, कारण नहीं पता, ऐसी परिस्थिति में अगर आप शोध करते हैं उन कारणों का पता लगाने के लिए, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत आ सकता है। इसी तरह मान लीजिए कोई व्यवसायी है, उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन उसे चिंता है कि लोग इसे पसंद करेंगे कि नहीं, उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं, कोई इसे खरीदेगा कि नहीं। अगर इसके संबंध में वो पहले से कोई सर्वेक्षण या किसी प्रकार का छोटा शोध करके लोगों के मनोभाव जानने की कोशिश करे, उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश करे, या इस तरह का अगर कोई उत्पाद बाजार में आए तो उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण होगा, ये जानना चाहे, तो ये चीज़ एक्सप्लोरेशन कहलाएगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत आएगी। एक अन्य उद्देश्य शोध का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन यानी चीज़ों की व्याख्या करना। डिस्क्रिप्शन में डाटा या जानकारियां हासिल करके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या चीज़ों की व्याख्या करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश का लेटर W से शुरू होने वाले प्रश्नों का जवाब देता है डिस्क्रिप्शन करना, यानी व्याख्या करना। जैसे हिंदी में अगर आप कहें तो क वाले प्रश्नों का जवाब, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए अगर हम शोध करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में अगर कहें तो W वाले प्रश्न, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना। डिस्क्रिप्टिव स्टडी यानी वैसे अध्ययन जिसमें डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, चीज़ों के बारे में पता लगाया जा रहा है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा रहा है, वो इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक क्राइम संबंधी था, उस केस में अगर आपको पता लगाना है कि कौन से वैसे लोग हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं जो शहर के बढ़ते अपराधों में संलग्न हैं, वो क्या वयस्क लोग हैं, क्या मिडिल एज्ड हैं, क्या गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, इस तरह के प्रश्न जो हैं इनका जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन करना कहा जाता है। इसी तरह जो हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा कि कोई व्यवसायी है, उसने नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद कुछ मार्केट में लॉन्च किया है, उससे संबंधित अगर हम देखें तो कौन संभावित लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्या वो पुरुष होंगे, क्या महिलाएं होंगी, क्या वो
गरीब लोग होंगे, गांव में रहने वाले लोग होंगे, ग्रामीण लोग होंगे, या शहरी लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, इनका जवाब जब ढूंढते हैं हम, तो ये डिस्क्रिप्शन का उद्देश्य होता है हमारे शोध का। अगला उद्देश्य है शोध का कॉजल एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोरेशन तो हम यहाँ कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन कॉजल यानी कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम का संबंध जानने के लिए। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज जो होती हैं, जो कॉजल एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देती हैं, वो डिस्क्रिप्शन वाली स्टडीज से थोड़ा एक कदम आगे चलती हैं। जैसे इसमें सिर्फ ये नहीं बताती कि जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी व्याख्या सिर्फ नहीं करती कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है ये पता करने की कोशिश करती हैं। जैसे उदाहरण अगर लें, मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो बताता है कि एक निश्चित कम्युनिटी में, जैसे मान लीजिए हिंदुओं की कम्युनिटी में, मुस्लिम्स में, या किसी और प्रांत में रहने वाले लोगों में, कोई भी कम्युनिटी हो, मान लीजिए वो बताता है कि इस कम्युनिटी में अगर परिवार का साइज बड़ा है, अगर घर में सदस्य ज्यादा हैं, तो वहां पे बच्चों की मृत्यु ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। अगर इस तरह का वो कुछ बताता है तो ये होगी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, क्या घटनाक्रम हो रहा है उसकी उसने व्याख्या की। लेकिन अगर शोधकर्ता ये बता पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है जिससे ये परिणाम सामने आ रहे हैं, तो ये एक एक्सप्लेनेटरी स्टडी होगी। तो कॉजल एक्सप्लोरेशन करना यानी कारण और प्रभाव का पता लगाना, ये कॉजल एक्सप्लोरेशन करना, ये भी एक उद्देश्य होता है शोध का। जैसे अभी तक हम जो एग्जाम्पल्स दो देखते आए हैं उसी के संदर्भ में बात की जाए, तो अगर आप शोधकर्ता है या कोई भी और शोध करता है, अगर वो पता लगा रहा है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं शहर में, क्यों लोग उस अपराध में संलग्न हो रहे हैं, अगर वो पता लगाते हैं कि क्या ये जो नौकरियों की कमी हो रही है उसकी वजह से इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, क्या माता पिता बच्चों का ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई भी कारण और प्रभाव का अगर वो संबंध ढूंढ पाते हैं तो ये कॉजल एक्सप्लोरेशन में आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर मान लीजिए शोध में ये पता किया जाता है कि ये जो नया उत्पाद है इसे खरीदने के लिए लोग और भी प्रेरित होंगे अगर ये नए तरह के पैकिंग में दिया जाए, अगर इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रचार और एडवर्टीजमेंट दिए जाएं जो लोगों को लुभाएं, अपनी तरफ आकर्षित करें, तो क्या इसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो कारण और प्रभाव का यहाँ संबंध ढूंढा जा रहा है, क्या करें तो उसका क्या परिणाम आ सकता है। इस संबंध को जहां ढूंढा जाता है वैसे शोध कॉजल एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य लेकर चलते हैं। आखिरी मुख्य हिस्सा जो हम देखेंगे, जो एक उद्देश्य हो सकता है किसी शोध का, वो है प्रिडिक्शन करना, यानी पूर्वाकलन करना, पूर्वानुमान लगाना। प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी उद्देश्य होता है रिसर्च का, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कारण और प्रभाव का संबंध क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि जो घटनाएं हो रही हैं उसे समझ सकें, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं कि उसको समझकर आगे वो कैसे होगा इसके प्रति हम पहले से आकलन कर सकें, और उसे कैसे रोकना है, अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसके लिए तैयार हो सके, कोई अच्छी चीज़ है तो कैसे हम क्या करें कि वो और जल्दी हो सके, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिडिक्शन या पूर्वानुमान, पूर्व आकलन करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है रिसर्च में। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई घटनाक्रम जो होने वाला है उसका पहले से अंदाजा हो पाए ताकि हम उसके लिए तैयार रह सकें। तो ये भी एक उद्देश्य होता है एक अच्छे शोध का। तो अभी तक आपने जो देखा, जो 4 मुख्य शोध के उद्देश्य हमने देखे, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो किसी शोध का उद्देश्य निम्न में से कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी घटनाक्रम या किसी नए प्रकार की चीज के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई भी घटनाक्रम किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी समूह के बारे में ठीक तरह से, सटीकता से उसका आकलन करने के लिए शोध करते हैं। आप किसी भी चीज की आवृत्ति जानने की कोशिश करते हैं, कोई घटनाक्रम कितने बार हो रहा है, किन चीजों से संबंधित है, ये जानने के लिए भी शोध होते हैं। आप किन्हीं 2 चीजों के या उससे अधिक चीजों के बीच में कोई कॉजल रिलेशनशिप है कि नहीं, यानी कारक और प्रभाव का संबंध है कि नहीं, ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। कोई घटनाक्रम जो हो रहा है उसे जानने, उसको समझने, उस समस्या से निपटने के लिए आप उसका कोई परिणाम ढूंढने के लिए, कोई हल
समाधान ढूंढने के लिए भी रिसर्च करते हैं, और कोई समस्या या कोई घटनाक्रम जो हो रहा है उसको सही तरह से समझ के, जिन चीज़ों के साथ उसका संबंध है उसको जान के आप पूर्वानुमान करने में भी प्रयास करते हैं, और इस वजह से भी शोध किए जा सकते हैं। कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं शोध के इन 4 प्रमुख के अलावा, जैसे जो कि इनमें समाहित ही आपको मिलेंगे, जैसे किसी गंभीर या जटिल समस्या का समाधान ढूंढना, प्रकृति के नियमों को समझना, नए आविष्कार करना, नए तरह के उत्पाद बनाना, पैसे की बचत करना और इंसान के जीवन को और बेहतर बनाना। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शोध क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। अगली वीडियो में हम रिसर्च के डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, उसके विभिन्न आयामों के बारे में जानेंगे, यानी कि एक तरह से हम देखेंगे कि शोध कितने प्रकार के हो सकते हैं। धन्यवाद।